हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मैंने जो आपको प्रीवियस जो वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, आशा है कि वो आपने लगा लिए होंगे। आज हम पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आगे के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से लगा लीजिएगा। जितने भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ सुपर 100 क्वेश्चन, उन सभी को आप अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेंगे कि शुक्राणु जनन नाम से समझ में आ रहा है शुक्राणुओं का जनन होना, यानी शुक्राणुओं का जन्म होना, शुक्राणुओं को बनना। तो शुक्राणु जनन की क्रिया क्या कहलाती है? जिसमें शुक्राणु बनते हैं। अंडाणु जनन में क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। मैंने बताया था आपको पिछले उसमें क्वेश्चनों में कि जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वो नर में होती है और वृषण वाले भाग में होती है। वहीं अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? मादा में, अंडाशय वाले भाग में होती है। ठीक है, और इसकी अगर वृद्धि अवस्था की अपन बात करें तो नर में वृद्धि अवस्था बहुत छोटी होती है, लेकिन मादा में जो वृद्धि अवस्था होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, भ्रूणी अवस्था से प्रारंभ होकर के जब तक उसका फर्स्ट पीरियड नहीं आता, यानी कह सकते हैं कि किशोर अवस्था स्टार्ट नहीं होती, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, वृद्धि अवस्था चलती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि एक शुक्र कोशिका, यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने शुक्राणु बना रही है? 4 शुक्राणुओं को बनाने का काम कर रही है। ठीक है, 4 स्पर्म बन रहे हैं इसमें। वहीं एक अंड कोशिका से कितना? एक ही अंडाणु बन रहा है। ये भी याद रखना है अपन को। और साथ ही साथ में ध्रुवी पिंड का देखते हैं अपन। ध्रुवी पिंड मतलब जो कोशिका है निष्क्रिय, इसमें शुक्राणु जनन में ध्रुवी पिंड का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें oogenesis यानी अंडाणु जनन में ध्रुवी पिंड का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरोपण और कोलेस्ट्रॉम। अंतरोपण कौन सी क्रिया होती है? अंतरोपण की क्रिया निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? जाइगोट विभाजित होकर के एक संरचना बनाता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, कोरकपुटी, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट संरचना क्या होती है? गर्भाशय की आंतरिक परत से जाकर के क्या हो जाती है? चिपक जाती है। इस प्रक्रिया को अपन अंतरोपण कहते हैं। ठीक है, अगला है कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम में क्या बताया जा रहा है? कोलेस्ट्रॉम अपन समझेंगे जब पीरियड के प्रसव के बाद, यानी अपन कहते हैं डिलीवरी के बाद फर्स्ट जो मिल्क होता है, माँ के जो स्तन ग्रंथियों से, मेमोरी ग्लैंड से जो पहला पीला गाढ़ा दूध आता है, उसको क्या कहते हैं? हम कोलेस्ट्रॉम या खीस कहते हैं। और वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं उसके लिए, और उसमें एक एंटीबॉडी भी पाया जाता है, आईजीए। ध्यान रखना कि कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रसव किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में इसको डिलीवरी बोला जाता है। और इसको प्रेरित करने में, यानी इसको कंप्लीट कराने के लिए कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो प्रसव, डिलीवरी मतलब गर्भावस्था पूर्ण हो जाए। गर्भावस्था या गर्भावधि पूर्ण होने के बाद क्या होगा? गर्भाशय की पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचित होंगी। ठीक है, और संकुचित होने के बाद यानी पूरा उसका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट, यानी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद या 40 वीक्स कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? उसकी गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से गर्भाशय से क्या होता है? शिशु बाहर आ जाता है। और इसी प्रक्रिया को अपन कह देते हैं प्रसव या शिशु जन्म। ठीक है, इसमें 2 हार्मोन शामिल होते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ नाम अकेले लिख देने। ठीक है, 3 में पूछा जाए तो उसके काम भी बता देना है कि ऑक्सीटोसिन का काम प्रसव पीड़ा को बढ़ाना होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या रहता है? श्रोणि क्षेत्र को, यानी पेल्विक गर्डल को चौड़ा कर देना। ठीक है, जिससे क्या है? आसानी से प्रसव हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन पेशी ग्रंथि से स्रावित होता है, जबकि रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला है आर्तव चक्र या मासिक चक्र जिसे कहा जाता है। तो आर्तव चक्र
इतना समझ लें। आर्तव चक्र वो प्रक्रिया है जब निषेचन नहीं होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु जब किसी कारणवश मिल नहीं पाते, संयोग नहीं कर सकते, उस कंडीशन में क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय होने के बाद गर्भाशय की जो आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, उसके साथ बॉडी से बाहर निकल आता है रक्त स्राव के माध्यम, हाँ, ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आता है। और इस प्रक्रिया में हार्मोन्स एफएसएच एलएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब शामिल हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसको इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको याद कितना रखना है कि जो आर्तव चक्र होता है वो महिलाओं में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, वो गर्भावस्था के लिए कंप्लीट तैयारी करती है। यानी गर्भावस्था की तैयारी के लिए इसमें जितने भी चेंजेस आते हैं वो आते हैं, क्योंकि मासिक चक्र हो जाता है तो उसके बाद फिर से तैयारी स्टार्ट होती है। अगर फिर निषेचन नहीं हुआ तो फिर से आर्तव चक्र होगा। इस तरह से प्रक्रिया बार बार मंथली चलती रहती है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है सही से, कुछ नहीं, आपको एक लाइन यहाँ तक रखना है कि नियमित प्रक्रिया है, फिर उसके बाद इतना पॉइंट कर देना कि निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु निष्क्रिय हो जाता है और गर्भाशय की दीवारों के साथ बाहर निकल आता है, यानी मार्ग से, और इसमें नाम दे देने हैं हार्मोन्स के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु यानी मानव शुक्राणु या स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें अपन को याद क्या क्या रखना है, सबसे ऊपर वाली जो संरचना नजर आ रही है इसको अपन कहते हैं एक्रोसोम या अग्रपिंडक, और इसके बाद जो गोल संरचना आपको नजर आ रही है ये वाली, इसको अपन कहते हैं केंद्रक। उसके बाद एक और संरचना नजर आ रही है, इसको सेंट्रियल बोलते हैं। चाहो तो लिख देना, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना लिखें भले ही। उसके बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद ये पूंछ है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सिर वाला भाग होता है, दूसरा ये गर्दन वाला भाग है इसका, ये ग्रीवा बोल सकते हैं इसको, और लास्ट वाला जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। प्रत्येक डायग्राम के नीचे उसका स्ट्रक्चर का नाम जरूर लिख के आना है कि भाई ये चित्र किसका है, इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी आपको कितने पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंडाशय, दूसरा है ये वाली जो संरचना है फैलोपियन नलिका, इसको अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन नलिका। उसके बाद इसको याद रखना गर्भाशय, यूट्रस बोलते हैं इसको अपन, जिसमें गर्भ ठहरता है। उसके बाद इसको याद रखना गर्भाशय ग्रीवा, और लास्ट वाला पॉइंट है योनि मार्ग। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है, ये वाली जो परत है जिसको अंतः गर्भाशय परत कहते हैं, एंडोमेट्रियम, और चित्र का नाम नीचे दे देना है मादा जनन तंत्र। इस तरह से आपको डायग्राम बना के, ये चैप्टर 3 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है। तो इसमें जितना मटेरियल लिखा है उसको सिर्फ समझना है हमें और उसके बाद लिख के आना है। पहली लाइन इसकी याद रखना है कि आईवीएफ तकनीकी से जो संतान उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये प्रक्रिया कब अपनाई जा रही है, जब किसी कारणवश नर और मादा यानी दंपति निषेचन नहीं कर पाते। तो उस समय क्या होता है, चाहे वो मादा दाता हो सकती है या मादा हो सकती है, या नर हो सकता है, नर दाता हो सकता है। इनसे क्या किया जाता है, दोनों
सैंपल ले लिए जाते हैं शुक्राणु और अंडाणु के। सैंपल लेने के बाद मादा शरीर से बाहर क्या कराया जाता है, निषेचन क्रिया कराई जाती है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो 8 कोषीय अवस्था तक, यानी जाइगोट बनने के बाद 8 कोषीय अवस्था तक किसमें, टेस्ट ट्यूब या पेटी डिश में ही क्या होता है, उसके परिवर्धन होता है यानी ग्रोथ कराई जाती है। उसके बाद उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ट्रांसफर करने के बाद वो बाकी सारी प्रोसेस हैं वो गर्भाशय में संपन्न होती है। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन अगर आए कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, तो याद रखना है लुईस ब्राउन। लुईस ब्राउन याद रखना। अगला क्वेश्चन है इसमें, नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। यहाँ पर महिला नसबंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो महिला नसबंदी का मतलब है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब ट्यूब को काट देना। ट्यूब कौन सी ट्यूब, जिससे शुक्राणु क्या पहुंचते हैं वहां पर और अंडाणु निकलते हैं, या अपन सिंपल ये कह सकते हैं जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, तो उस पॉइंट को या कह सकते हैं उस जगह को ही क्या कर दिया जाता है, या उस पाइपलाइन या नली को ही क्या कर दिया जाता है, काट करके गांठ बांध दी जाती है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, सिंपल भाषा में कहें तो। यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको कि फैलोपियन नलिका, ये फैलोपियन नलिका है, इसको काट करके गांठ बांध दी जाती है। ये डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, शल्य क्रिया, एक तरह से ऑपरेशन कह सकते हैं अपन। वहीं अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में क्या होता है, वासा डिफेंस, यानी कह सकते हैं शुक्र नलिका को काट करके गांठ बांध देते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपन वैसेक्टोमी कहते हैं। और महिला की फैलोपियन नलिका को काट करके गांठ बांध देते हैं तो उसको नलिका छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसके बाद आता है कॉपर्टी। कॉपर्टी जो अभी अपने पिछला पॉइंट पढ़ा था उसमें बताया जाता है गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका है। ये क्या है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, अस्थायी तरीका है। कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, एक टी-आकार का डिवाइस होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, गर्भावस्था को रोका जाता है। और रोका जाता है यानी इसको कहाँ लगाया जाता है, गर्भाशय यानी कोख में लगा दिया जाता है। ये एक टी आकार की है और इसके ऊपर तांबे का तार लिपटा हुआ है। तांबे का तार के अंदर तांबे के आयंस हैं, यानी कह सकते हैं कॉपर के आयंस हैं, जो क्या काम करते हैं, अगर यहाँ से ये शुक्राणु मूव करते हुए गर्भाशय के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर इसकी क्या कर दिया जाता है, मोबिलिटी, यानी कह सकते हैं गतिशीलता को कम कर दिया जाता है, स्पीड को कम कर दिया जाता है। और स्पीड कम होने से क्या होता है, ये आगे निषेचन क्रिया में भाग नहीं ले पाता, अंडाणु से नहीं जाकर के मिल सकता। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए एक और पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि, विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि। देख सकते हैं डायग्राम में अपन कि किस तरह से इसने जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपनी। इसने कोई कसम नहीं छोड़ी मोदी के नियम को तोड़ने की। ठीक है, हम दो हमारे दो का, तो इसने धज्जियां ही उड़ा दी नियम की। तो ये किस कारण हुआ, ये किस कारण हुआ है, जनसंख्या विस्फोट होने का कारण क्या है, हो सकता है इसकी उम्र कम होगी, उसमें शादी करा दी गई होगी। इसने जनसंख्या वृद्धि लगातार की है और मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है। मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट कब होगा, जन्म ज्यादा लेते जा रहे हैं बच्चे, मृत्यु दर कम है यानी मरने वालों की संख्या कम है। और ये कंडीशन कब हो सकती है, जब समाज अशिक्षित हो, पढ़े लिखे कम लोग हों, सिर्फ खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना और मर जाना, ये वाली कंडीशन होगी, तो वहां पर क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि होने का पूरा पूरा चांस रहता है। उसके बाद यौन शिक्षा की कमी, जो आप चैप्टर जिसको पढ़ रहे हैं, अगर इस चीज को आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप उसके बारे में सोचेंगे, जागरूक रहेंगे, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया है सरकार के द्वारा, बाल विवाह पर रोक लगाई गई है, यानी शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। जन्म दर को रोका गया है, किसके द्वारा, जन्म दर को रोकने का मोदी जी को द्वारा हम दो हमारे दो यानी फैमिली प्लानिंग एक योजना चलाई गई है, परिवार कल्याण योजना, उसको अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, तीसरा पॉइंट अपन याद रखेंगे कि जो दंपति होते हैं छोटे परिवार वाले,
उनको प्रोत्साहित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम यौन शिक्षा के बारे में जानते हैं, अपने बॉडी के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, या कह सकते हैं यौन से संबंधित समस्याएं सभी हमको पता है, इसके बारे में जानकारी होगी, तो हम कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, कोई भी गलत विचारों में नहीं पड़ पाएंगे, डॉक्टर के यहाँ सीधे जाएंगे, उसका इलाज करेंगे, इस तरह से सारे काम कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इस समय जितने भी छात्र छात्र होते हैं वो किशोरावस्था की उम्र में होते हैं, और किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें वो अधिक जिज्ञासु होते हैं, अधिक जानने की क्षमता रहती है इनमें, बहुत ज्यादा जानते हैं ये। इसी समय वो गलत या अच्छे जगह पर चले जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सही एवं सकारात्मक समाधान की आवश्यकता होती है। अगर इस समय उन्हें सही जानकारी मिली तो वो किसी भी तरह की यौन संबंधी भ्रांतियां फैली हैं चारों तरफ, या कोई भी कुछ कह देता है तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, या कह सकते हैं गलत कामों से बचेंगे। ठीक है, इसीलिए यौन शिक्षा विद्यालयों में पढ़ाना बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग किसे कहते हैं? दो कारण बताइए। यौन संचरित मतलब ऐसे रोग जो एक दूसरे से संपर्क, यानी कह सकते हैं अपन फिजिकल रिलेशनशिप, यानी यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या? एसटीडी या यौन संचरित रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण याद रखना है आपको, एड्स है, गोनोरिया और सिफिलिस है। अब क्वेश्चन बनता है, वन वर्ड में बन जाता है कि दो जीवाणु जनित यौन संचरित रोगों के नाम बताइए। तो ये दो, सिफिलिस और गोनोरिया, ये जीवाणु जनित रोग हैं और ये विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, HIV विषाणु के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमटीपी किसे कहते हैं? तो एमटीपी का मीन्स है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो गर्भ को गिरा देना, गर्भपात करा देना। इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय गर्भ समापन। चिकित्सीय गर्भ समापन समझ में आ रहा है कि ये चिकित्सीय प्रक्रिया है, यानी डॉक्टरों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को कानून के अनुसार किया जाता है, कानून की मान्यता के अनुसार किया जाता है, और ये गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले दंपति की इच्छा से, बिना दंपति की इच्छा से नहीं होगा। ठीक है, क्या किया जा रहा है इसमें? गर्भपात कराया जा रहा है दंपति की इच्छा से और गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले। इसको हम प्रेरित गर्भपाती बोलते हैं, और इसका सुरक्षित काल क्या है? 12 सप्ताह बोल सकते हैं, या प्रथम 3 माह। ठीक है, प्रथम 3 माह तक कराना अच्छा है। एक और क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस यानी उलभेदन, ये कौन सी प्रक्रिया होती है? ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उससे संबंधित जांच की जाती है, कहीं उसमें गुणसूत्रों की कमी की वजह से कोई विकार तो नहीं उत्पन्न हो गया, या वो सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उपापचय विकार तो नहीं उसमें। लेकिन आज के समय उसका ज्यादातर यूज किसके लिए किया जा रहा है? भ्रूण की लिंग के जांच के लिए किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको कन्या भ्रूण हत्या का रूप दिया जाने। वो क्या करते हैं, अगर माँ के पेट में बच्ची है तो उसको क्या करते हैं, उसको हटाने की सोच देते हैं, एमटीपी करा देते हैं, उसकी हटा देते हैं, निकलवा देते हैं उसको। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस पर स्टे लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है कि भाई आप इस तरह का जांच ना करवाएं। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।